मित्रों, हिंदी को अगर लोकभोग्य बनाना है, देश और दुनिया में स्वीकृत बनाना है, तो हिंदी के शब्दकोश को बृहद बनाना पड़ेगा, बहुत विस्तृत बनाना पड़ेगा। कोई भी भाषा दूसरी भाषा के शब्द लेने से लघु नहीं होती है, वो गुरु होती है, बड़ी होती है। हमने भी हिंदी को लचीली बनाना पड़ेगा। हिंदी को लचीली बनाए बगैर हिंदी को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हिंदी को स्वीकृत बनाना पड़ेगा। अनेक भाषाओं से इसमें हमने शब्दों को लिया है जो आज की बोलचाल के शब्द बन चुके हैं। इसको हिंदी ने भी स्वीकारना पड़ेगा। हिंदी के शब्द को भी दुनिया की 70 से ज्यादा भाषाओं ने स्वीकारा है। हमने भी ये बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। भारत की स्थानीय भाषाओं के सारे शब्दों को, जो हिंदी के आम बोलचाल के शब्द बन चुके हैं, इसको स्वीकार कर ये बृहद हिंदी शब्द सिंधु का संस्करण आज लोगों के सामने रखा है। मेरा हिंदी के विद्वानों को, देश भर के हिंदी के विद्वानों को करबद्ध निवेदन है, बड़ा मन रखकर, बड़ा हृदय रखकर हिंदी के भले के लिए ये शब्दकोश को स्वीकार करिएगा। आपकी स्वीकृति के बगैर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम हिंदी को लचीला नहीं बनाएंगे, हिंदी को सर्व स्वीकृत नहीं बनाएंगे, हम हिंदी को आगे नहीं बढ़ा सकते। और यहां पर संस्करण एक इसलिए लिखा है कि इसके आगे और भी संस्करण आने वाले हैं। आने वाले दिनों में विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम हिंदी में बनने वाला है। मेडिकल विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम हिंदी में बनने वाला है। टेक्निकल अभ्यासक्रम, इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम पूरा हिंदी में बनने वाला है। ये सारे अभ्यासक्रमों को लोकभोग्य बनाना है तो हिंदी को भी लोकभोग्य बनाना पड़ेगा। कानून की भाषा अगर हम हिंदी चाहते हैं, कानून की भाषा स्वभाषा चाहते हैं, तो हमने कानून की भाषा के कुछ शब्दों को भी हमारे शब्दकोशों में स्थान देना पड़ेगा। स्थानीय भाषाओं के शब्दकोश बनाने वाले विद्वान को भी मेरा निवेदन है, अगर हम कोर्ट की भाषा, कानून की भाषा हमारी गुजराती बने, मराठी बने, पंजाबी बने, बांग्ला बने, ये चाहते हैं, तो कुछ शब्द को हमने स्वीकार कर इसको बृहद बनाना पड़ेगा और राजभाषा ने भी ये करना पड़ेगा। इसलिए इस शब्दकोश को हमने पूर्णतया डिजिटल और खोज परख बनाने का काम किया है। ये डिजिटल है और खोज परख भी है। तो विभिन्न विषयों पर, जनसंचार के विषय में, मेडिकल साइंस के विषय में, खेत कुल के विषय में, अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में, भौतिकी, रसायन और भूमिति के विषय में, गणित के विषय में ढेर सारी शब्दावली को इसके अंदर समाहित की है। कानून के भी, कोर्ट की बोलचाल के बहुत सारे शब्दों को इसके अंदर हमने समाया है। क्योंकि जब फैसलों का अनुवाद करने का समय आएगा, फैसलों को राजभाषा में अनुवादित कर उसको देने का समय आएगा, तब ऐसा न हो कि कोई शब्द मिले ही नहीं। इसको बहुत गहन मेहनत कर बनाया गया है। मैं हिंदी के विद्वानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बृहद शब्दकोश को आपका आशीर्वाद भी मिले, समर्थन भी मिले और आप इसको जनता के बीच में बड़े उत्साह के साथ ले जाइए, इसका उपयोग भी बढ़ाइए, ये अनुरोध करने आया हूं। मित्रों, मैं इसरो के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसरो की पूरी यश गाथा को काव्य गाथा के रूप में राजभाषा में प्रकाशित कर एक बहुत बड़ा काम इसरो ने किया है और इसरो की यश गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक काव्य गाथा एक जरिया बनने वाला है, इसका मुझे विश्वास है। कंठस्थ 2.0 इसका भी आज हमने विमोचन किया है। कंठस्थ 2.0 बोलने वाली हिंदी सिखाने का एक बहुत बड़ा साधन आने वाले दिन में बनेगा। राजभाषा विभाग ने सीडेक पुणे के सहयोग से मशीन साधित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ तैयार की थी। इसका दूसरा संस्करण आज आप सबके सामने रखा है।
और मैं चाहता हूं कि हम इसी का भी प्रचार प्रसार करें। मैं खुद इसके लिए एक पूरी प्रचार की श्रृंखला भी बनने वाली है, मैं खुद इसको देख रहा हूं। परंतु देश भर के हिंदी भाषियों ने, देश भर के हिंदी प्रेमियों ने विशेषकर अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए एक कंठस्थ 2.0 संस्करण को बहुत लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसके लिए हमें सहयोग करेंगे। मित्रों, हमारा देश भाषाई रूप से बहुत समृद्ध देश है। अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं और होना चाहिए। हर भाषा अपने आप में एक समृद्ध भाषा है। बहुत सारी भाषा तो इतनी समृद्ध है कि जिसकी विश्व में जोड़ नहीं है। इस प्रकार की भाषा की ये समृद्धि वाला देश है। मैं इसको हमारे देश का कोई त्रुटि नहीं मानता हूं। ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे साहित्य को इन भाषाओं ने संभाल कर रखा है। और इस भाषाओं के माध्यम से हमारे देश के लोगों को की जड़ों को इस देश के साथ जोड़ने का करें। आज एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं कि हिंदी और गुजराती स्पर्धक है, हिंदी और तमिल स्पर्धक है, हिंदी और मराठी स्पर्धक है। हिंदी देश की कोई भाषा की स्पर्धक हो नहीं सकती। हिंदी देश की सभी भाषाओं की सखी है। ये बात आप मानकर चलिए। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हिंदी के समृद्ध होने से इस देश की सारी भाषाएं समृद्ध होगी और इस देश की सारी भाषाओं के समृद्ध होने से हिंदी ही समृद्ध होती है। इस बात को सब लोगों ने स्वीकार करना चाहिए और सब लोगों ने समझना भी चाहिए। जहां तक भाषाओं के सह अस्तित्व को हम नहीं स्वीकार करते हैं, तब तक अपनी भाषाओं में अपना देश चले, वो सपने को हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। और मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि हर भाषा को, हर बोली को जिंदा रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर भाषा को, हर बोली को समृद्ध करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये सभी भाषाओं की समृद्धि से ही हिंदी समृद्ध हो सकती है। मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताने चाहता हूं, 2010 तक मैं गुजरात के राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता था। गुजरात तक मेरा क्षेत्र सीमित था, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं था। 11 से मैं राष्ट्रीय राजनीति के अंदर गया। मैं आज बहुत विश्वास के साथ और बहुत अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं, अगर मैं गुजराती माध्यम में न पढ़ा होता तो राजभाषा इतनी अच्छी से बोल नहीं पाता। मुझे हिंदी सीखने में सरलता इसलिए रही है कि मेरी पढ़ाई लिखाई गुजराती माध्यम की स्कूल में हुई है। गुजराती माध्यम की शाला में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, इसी के कारण मैं हिंदी को इतनी जल्दी सीख पाया हूं। मेहनत तो करनी पड़ती है, परंतु सीखने में बड़ी सरलता होती है। और मेरे पास 2 ऑप्शन थे, हिंदी सीखना या अंग्रेजी सीखना। हमारे बहुत सारे नेताओं ने कहा कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो मेरी भाषा में ही बोलूंगा और मैं जो बोलूंगा वो मेरे काम के आधार पर पूरा देश सुनेगा। और मित्रों, मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूं, अगर मैं राजभाषा न सीखा होता तो देश को मेरी बात में नहीं समझा सकता था। मेरे पार्टी के काम के लिए किसी भी देश राज्य में गया, मुझे अपनी बात समझाने में बहुत सरलता रही, क्योंकि मैं हिंदी में बोलता था। अगर मैं अंग्रेजी में बोलता तो इतनी सरलता से न समझा पाता। हाँ, कुछ दिल्ली में बैठे हुए पंडित लुटियन में जो देश को भविष्य लिखते वो जरूर समझ जाते, मगर मैं वो पंडितों को भी कहना चाहता हूं, अब देश का भविष्य भी भारतीय भाषा में बोलने वाले लोग ही लिखने वाले हैं। मित्रों, मैं इसलिए कहना चाहता था कि मेरा खुद का अनुभव है और ये अनुभव बहुत मजबूत अनुभव के आधार पर मैं निर्णय पर पहुंचा हूं।
कि स्वभाषा में जो बच्चा पढ़ता है वो राजभाषा सरलता से सीख लेता है, और स्वभाषा और राजभाषा जो बोल लेता है उसको देश जल्दी समझता है। ये सारी चीजों को हमने संज्ञान में लेना चाहिए। हमारा आजादी का आंदोलन, अगर हमारे आजादी के नेताओं ने राजभाषा का उपयोग न किया होता, स्वभाषाओं का उपयोग न किया होता, तो आजादी का आंदोलन इतनी जल्दी से कभी विस्तार न हुआ होता। उस समय के सारे नेताओं के आप भाषण सुनिए। मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ भाषण सुने जो मेरी पार्टी के संस्थापक रहे। टूटी फूटी हिंदी बोलते थे, मगर हिंदी बोलने में कभी श्यामा प्रसाद जी ने संकोच नहीं लगाया। धड़ल्ले से हिंदी बोलते थे, टूटी फूटी हिंदी थी, मगर उसकी बात आज पूरा देश समझता है। हम जैसे कई कार्यकर्ता उसमें से सीख कर आगे बढ़े हैं। मित्रों, उस वक्त हमारे आजादी के आंदोलन के सारे नेताओं का मत था कि स्वदेशी भाषा और स्वभाषा के अलावे स्वराज की कोई सार्थकता नहीं है। वो कई लोगों ने उद्घोषित किया था। विनोबा भावे और काका साहब कालेलकर जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन हिंदी और स्वभाषाओं पर न्यौछावर कर दिया था मित्रों, और मैं मानता हूं कि वो सही रास्ते पर थे। भाषा की समृद्धि वो संस्कृति का, स्वतंत्रता का बीज है। ये वाक्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव में कहा था कि भाषा की समृद्धि ये स्वतंत्रता का बीज है। अपनी भाषाओं पर बोलने के लिए बहुत डटकर हमने आगे बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने कहा था। मित्रों, हिंदी हमेशा समावेशी भाषा रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी हो या माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा हो, मैंने उसको मलयाली में भी पढ़ा है, जान नहीं पाया। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा है। मैंने बोला यहाँ कौन लेकर आए कि अनुवाद हुआ है। मैंने उसको आसाम में भी पढ़ा है और मैंने उसको तमिलनाडु में भी सुना है, तमिल में सुना है। मित्रों, हिंदी समावेशी भाषा है। आगे हमें इसको, इस संदेश को हमने आगे बढ़ाना है। मित्रों, आप आजादी का इतिहास देखोगे तो अंग्रेजों को हमारी स्वभाषा और राजभाषा की कई कविताएं और कई साहित्य को बैन करना पड़ा था, उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह को, साजे वतन को प्रतिबंधित करना पड़ा। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मैंने निकाला तो आश्चर्यजनक बात है, हिंदी की 264 कविताएं, उर्दू की 58 कविताएं, तमिल की 19 कविताएं, तेलुगु की 10 कविताएं, पंजाबी और गुजराती में 22 कविताएं, मराठी में 13 कविताएं, सिंधी भाषा में 9 कविताएं और उड़िया में 11 कविताएं, बांग्ला में 24 कविताएं और कन्नड़ में 1 कविता को प्रतिबंधित किया था। यही बताता है कि आजादी के आंदोलन को राजभाषा और स्वभाषाओं ने कितना बड़ा बल दिया था कि अंग्रेजों को ये भाषाओं के साहित्य को प्रतिबंधित करना पड़े था। मित्रों, अन्य भाषा भाषी जो हमारे नेता थे उन्होंने भी राजभाषा को बहुत महत्व दिया। महात्मा गांधी, बांग्ला भाषी आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, मराठी भाषी लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंजाबी भाषी लाला लजपत राय, तमिल भाषी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सभी ने समय समय पर राजभाषा के महत्व को इंगित भी किया, उसका उद्घोष भी किया और उसको प्रसारित भी किया, क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर हम देश की भाषा नहीं बदलते हैं तो देश का शासन बदलने का हमारी कल्पना जो है वो अधूरी रह जाएगी। मित्रों, अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया, सत्यार्थ प्रकाश, जब स्वामी दयानंद सरस्वती को पूछा गया कि आप वेदों पर और बाकी सारे धर्मों पर इतनी बड़ी आपका विश्लेषण लिख रहे तो संस्कृत में क्यों लिख रहे हैं, हिंदी में क्यों लिख रहे हैं? उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ लिख दिया था, उल्लेख किया था कि वेदों को
और मेरे सभी धर्मों पर के विश्लेषण को अगर मैं लोकभोग्य बनाना चाहता हूं तो केवल और केवल हिंदी के माध्यम से भी ही हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखने का काम किया था। मित्रों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मैंने